वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गैस पेपर, अगर आपको इसके गैस पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको सर्च सेक्शन में जाना है और अपना पेपर कोड सिंपली सर्च करना है। जिस भी पेपर कोड के आपको पेपर्स चाहिए यहाँ पर सारे आ जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यानी बुद्धि क्या होती है उसके बारे में बताना है, उसकी परिभाषा देनी है और भारत में एक प्रभावशाली बच्चे की पहचान की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। बुद्धि मनुष्य की वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वह सीखता है, सोचता है, समस्याओं का समाधान करता है तथा नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता है। बुद्धि एक मानसिक क्षमता होती है एक मनुष्य के अंदर की, जिसमें वो हर चीज करता है, वो सोचता है, समझता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी खोजता है। प्रत्येक बच्चे की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, यानी हर बच्चा अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा सा स्लो होता है, पर हर किसी में अलग अलग गुण मौजूद होते हैं। कुछ बच्चों की सामान्य से अधिक बुद्धिमान होते हैं जिन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है, यानी वो गिफ्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनकी जो क्षमता है वो सामान्य से कुछ अधिक होती है। जैसे आप एक कक्षा का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं और कुछ ज्यादा ही कम होते हैं। जैसे ऐसे बच्चों की समय पर पहचान करना आवश्यक हो ताकि उनकी प्रतिभा को सही विकास किया जा सके। यानी ऐसे बच्चे जिनकी प्रतिभा बहुत ज्यादा अच्छी है, जो सामान्य से बुद्धि अधिक इस्तेमाल करते हैं, उनको पहचानना बहुत आवश्यक है आगे की परिस्थितियों के लिए, प्रतिभाओं के लिए, उनके विकास के लिए। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है तथा जीवन की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करता है। यानी अगर आप जैसे ही आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप उसका तुरंत निवारण करेंगे। वो कहाँ आपने सोचा, वो आपने अपनी बुद्धि क्षमता से ही तो सोचा है, बौद्धिक क्षमता से ही। इसका विकास आपके समाज में ही आपका विकास होता है। जब आप तर्क करते हैं या आपकी बौद्धिक क्षमता पर ही निर्भर करता है। सरल शब्दों में बुद्धि वह शक्ति है जो व्यक्ति को सही ढंग से सोचने, समझने, सीखने में सहायता करती है। आगे है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं, यानी वो विशेषताएं क्या है जो एक प्रतिभाशाली बच्चे में देखने को मिलती है। प्रतिभाशाली बच्चे में सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ अधिक और विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे जल्दी सीखने की क्षमता, तीव्र स्मरण शक्ति, यानी बहुत जल्दी उस चीजों को सीख लेते हैं, कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। कठिन समस्या का समाधान कठिन जो समस्या है उनका आसानी से समाधान वो कर पाते हैं। नई चीजों के प्रति अधिक जिज्ञासु होते हैं, यानी सीखने की चाह उनके अंदर होती है। रचनात्मक और मौलिक विचार उनके अंदर पाए जाते हैं। पढ़ाई, कला, संगीत, खेल, विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। यानी वो पढ़ाई में तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही वो कला या अन्य जो उनकी हॉबीज है उनमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की प्रक्रिया क्या है? तो भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कई चरणों में की जाती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित हो सकती है। सबसे पहले है शिक्षक द्वारा, यानी सबसे पहले आपकी प्रतिभा, आपके अंदर क्या गुण है क्या नहीं है, ये एक शिक्षक ही बता सकता है। शिक्षक कक्षा में बच्चों के व्यवहार, सीखने की गति, प्रश्न पूछने की आदत तथा प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं। जो बच्चों को सामान्य से अधिक क्षमता दिखाते हैं उन्हें चिन्हित करता है। यानी आप देखते हैं कि आपकी अगर क्लास में कोई बहुत ज्यादा डाउट पूछता है या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाता है या फिर चीजों को अगर जैसे आपका टीचर को सवाल पूछता है तो उसका बहुत जल्दी तेजी से जवाब देना, यानी वो उसकी प्रतिभा को समझ जाता है। एक टीचर देखता है कि ये बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है क्लास में। बुद्धि परीक्षण, मनोवैज्ञानिक विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से
बच्चों के बुद्धि का स्तर मापते हैं, यानी अलग अलग तरीकों से इनकी जो आईक्यू लेवल है उसके बुद्धि क्षमता को मापा जाता है। सामान्यतः बहुत अधिक आईक्यू वाले बच्चों को प्रतिभाशाली माना जाता है, यानी बहुत ज्यादा अच्छी आईक्यू लेवल वाले बच्चों को प्रतिभाशाली मानते हैं। शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, बच्चों के परीक्षा परिणाम प्रतियोगिताओं की में सफलता तथा विभिन्न विषयों में प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, यानी जैसे किसी टेस्ट के माध्यम से ये देखा जाता है कि उसका क्या प्रदर्शन है, प्रतियोगिता होती है उसमें देखा जाता है, या किसी और तरीके से अध्ययन किया जाता है कि एक बच्चे की जो योग्यता है, जो उसका शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो क्या है। माता पिता से जानकारी, माता पिता से बच्चों की रुचियां, आदतें, सीखने की गति तथा घर में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली जाती है, यानी जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी रुचि, उनकी आदतें, उनके सीखने की गति के बारे में सबसे बढ़िया अगर कोई बता सकता है तो उनके माता पिता और शिक्षक ही बता सकते हैं। आगे है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बच्चों की रचनात्मकता, कार्यशक्ति, तर्क शक्ति, समस्या समाधान क्षमता और भावनात्मक विकास का मूल्यांकन, यानी बच्चों के अंदर जो तर्क यानी प्रश्न पूछने की शक्ति होती है कि ये जैसे कि ये कोई किसी ने किसी चीज के बारे में बोला, उसने उस पर तर्क किया कि ये क्यों, कैसे, कब, इन चीजों के जो सवाल है जो एक बच्चे के मन में आते हैं, ये उसकी बौद्धिक क्षमता को दिखाते हैं, उसके भावनात्मक विकास को भी दिखाते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मूल्यांकन, चित्रकला, संगीत, नृत्य, खेल, विज्ञान, प्रदर्शन तथा अन्य गतिविधियों के में बच्चों की उपलब्धियों को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी आपस में बच्चे भी जो है वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। भारत में पहचान से जुड़े प्रयास, यानी कौन कौन से वो प्रयास हैं जो भारत में जुड़े हुए हैं पहचान से। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 विभिन्न विद्यालय प्रतिभा खोज की परीक्षाएं तथा विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जो भारत की शिक्षा नीति है वो समय समय पर बच्चों की प्रतिभा को खोजने में, उसकी विशेषता शिक्षा के माध्यम से उनकी प्रतिभा है उसको निखारने का कार्य करती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की विशेष परीक्षण व मार्गदर्शन व अवसर प्रदान किया जाता है, यानी जो बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको और विशेष जो है गाइडेंस दी जाती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि व्यक्ति के मानसिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। प्रतिभाशाली बच्चों की समय पर और सही पहचान करने से उनकी विशिष्ट क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। शिक्षक, अभिभावक और मनोवैज्ञानिक मिलकर इस ऐसे बच्चों को उचित शिक्षा, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराएं तो वो भविष्य में समाज और देश का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा तर्क करते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, अगर सही समय पर उनको पहचान लिया जाए तो उनके जो शिक्षक है, जो उनके अभिभावक है, उनके माता पिता है, मनोवैज्ञानिक है, ये सब मिलकर उसके भविष्य को उसकी जो उपलब्धियां हैं भविष्य में पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे समाज के विकास में योगदान के रूप में देख सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बच्चों में मादक पदार्थ उपयोग विकार की व्याख्या कीजिए, यानी बच्चों में जो मादक पदार्थ होते हैं उनके उपयोग कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करनी है। मादक पदार्थ उपयोग विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा या किशोर किसी नशीले पदार्थ का बार बार सेवन करने लगता है, यानी ऐसे पदार्थ जो नशे से भरपूर होते हैं, जो सबसे ज्यादा किशोर अवस्था के बच्चों को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे उस पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे ऐसे नशीले पदार्थ जिन्हें धीरे धीरे बच्चे उन पर निर्भर हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि किशोरों को टारगेट किया जाता है इन आदतों के लिए। ये आदत उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है, यानी वो इतने इस पर निर्भर हो जाते हैं कि अब हर टाइम उन्हें वही चाहिए होता है, नहीं तो उसके बिना मर ही जाते हैं। इतनी गंदी हालत हो जाती है। बच्चों को में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए समय पर पहचान और उपचार बहुत आवश्यक है। यानी जो गलत चीजें हैं, जो नशीली चीजें हैं, इनका उपयोग जो किशोर अवस्था में है बच्चे उन पर पड़ता है, तो समय पर इनका उपचार और पहचान करना बहुत आवश्यक है। मादक पदार्थ उपयोग विकार क्या अर्थ? जब कोई बच्चा बार बार नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, नशीली दवाएं, गांजा या अन्य मादक पदार्थों का उपयोग करता है और उन्हें छोड़ने में असमर्थ होता है, तो इसे मादक पदार्थ उपयोग विकार कहा जाता है। ऐसी स्थिति जहां आप पूरा नशा आप पर हावी हो चुका है, आप उसे नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ते हैं तो आपके शरीर पर गलत असर पड़ता है, मानसिक स्थिति आपकी खराब हो जाती है, तो आप बिल्कुल उस पर निर्भर हो चुके हैं। उस स्थिति में मादक पदार्थ उपयोग विकार कहा जाता है। इस स्थिति में
बच्चा अपनी पढ़ाई, परिवार और स्वास्थ्य की अपेक्षा करने लगता है, यानी वो उनसे दूर भागने लगता है। मुख्य कारण क्या है? मित्रों का दबाव, दोस्तों के कहने पर नशा शुरू करना, यानी सबसे बड़ी आदत जो है जो आपको नशे की लगती है वो लगती है दोस्तों से। दोस्तों का सबसे बड़ा दबाव होता है जिससे जो है नशा जो है और ज्यादा तेजी से फैलता है। पारिवारिक समस्याएं, घर के तनाव, झगड़े, माता पिता द्वारा नशा करना, यानी किसी के घर में यदि कोई पिताजी है या माता है वो नशा करते हैं तो उसका भी असर बच्चों को या किशोर अवस्था पर पड़ता है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन, असफलता, यानी कई बार डिप्रेशन की स्थिति, मानसिक स्थिति में भी नशे का सहारा लेते हैं ये बच्चे। जिज्ञासा, नई चीजों को आजमाना, यानी बहुत सारे लोग नई चीजों को आजमाने की तरफ, यानी वो देखते हैं कि ये लोग भी कर रहे हैं तो हम भी करके देखेंगे। उस स्थिति में वो शुरुआत में तो उनके लिए मजा होता है लेकिन बाद में उसको उसकी हावी हो जाता है, उसका बिल्कुल उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। सोशल मीडिया और फिल्मों का प्रभाव, नशे को आकर्षक रूप दिखावा, यानी नशे का एक आकर्षण रूप जो है फिल्मों और सोशल मीडिया में दिखाई देता है। इसके लक्षण क्या है? पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है, स्कूल में अनुपस्थिति बढ़ जाती है, व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाता है, झूठ बोलना, चोरी करना वो शुरू कर देते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उदासी आती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, भूख कम लगना, नींद आना, नींद की समस्या होना, या परिवार या मित्रों से दूरी बढ़ जाना, यानी परिवार से दूरी अच्छी लगती है, मित्रों से वही लोग अच्छे लगते हैं जो नशे में साथ दे रहे हैं या फिर उसका समर्थन कर रहे हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, पढ़ाई में रुचि ना रखना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये उसके कुछ लक्षण हैं। इसके दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, आपके शरीर, जहां आप नशीले पदार्थ लेंगे, जैसे आप सिगरेट के डिब्बे देखते हैं उस पर भी कैंसर का लोगो छपा होता है, फिर भी लोग उसे पीते हैं, यानी शरीर के लिए वो कितनी हानिकारक है ये जानते हुए भी लोग इसे सेवन करते हैं। मानसिक रोग जैसे चिंता, अवसाद की स्थिति बढ़ जाती है, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन, स्कूल छोड़ने की संभावना तक आ जाती है, परिवार में तनाव और रिश्तेदारों से दूरी बढ़ जाती है, अपराध, हिंसा, दुर्घटनाओं का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, भविष्य में रोजगार और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, यानी अगर आप अभी किशोर अवस्था में ही इन चीजों में पड़ जाते हैं तो इससे क्या होता है, भविष्य में आप एक सफल व्यक्ति, एक विकसित व्यक्ति बनकर नहीं निखरते हैं, फिर आपको ये पछतावा होता है कि सही समय पर पढ़ाई की होती या काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। ठीक है, रोकथाम के उपाय, यानी इसे कैसे रोका जा सकता है? बच्चों को नशे के नुकसान के बारे में सही जानकारी, यानी जागरूकता सबसे बड़ा साधन है बच्चों को इससे रोकने का, उन्हें बताने का कि ये कितने हानिकारक है। परिवार में प्रेम पूर्ण और सहयोग का वातावरण, यानी परिवार में सहयोग वातावरण बिल्कुल शांति का होना चाहिए। अच्छे मित्र चुनने के लिए प्रेरित करना, उन्हें समझाना चाहिए कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे मित्रों से दूर रहना है जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए, अच्छे दोस्त बनाने हैं। खेल, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर, यानी उन्हें अन्य रुचियों में, अन्य चीजों में भाग लेने की तरफ आकर्षित किया जाना चाहिए, जैसे खेल हो गए, योग हो गया, संस्कृति हो गया। इससे क्या होगा कि वो नशे जैसे चीजों की तरफ कम जाएंगे। स्कूलों में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यदि बच्चे में नशे की आदत दिखाई दे रही है तो तुरंत मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, यानी पहले तो बचाव के कारण है और अगर फिर भी किसी कारणवश उसको आदत लग गई है तो हमें मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा से सलाह लेनी चाहिए। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में मादक पदार्थ उपयोग विकार एक गंभीर सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, यानी समाज के लिए एक बहुत बड़ा दीमक है और या कहें तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। यदि समय रहते इसकी पहचान कर उचित परामर्श, उपचार और परिवार का सहयोग दिया जाए तो बच्चा इस आदत से बाहर निकल सकता है। समाज, परिवार, विद्यालय, सरकार सभी संयुक्त जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को नशे से दूर रखकर सुरक्षित स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान करे। यदि इन किन्हीं भी कारणों की वजह से वो उसमें पड़ भी जाता है तो हमें उसे निकालने के लिए विभिन्न कार्य करने चाहिए जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे वे सारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी विद्यालय में मनोवैज्ञानिक और भूमिका और उनके कार्यों के बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। विद्यालय मनोवैज्ञानिक की वह विशेषज्ञ होता है, यानी विद्यालय मनोवैज्ञानिक वह विशेषज्ञ होता है, ये पूरा ही एक वर्ड है, ओके, जो विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षिक विकास में सहायता करता है। जहां पर ये वो होते हैं जो बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से या उनके सामाजिक रूप से उन्हें सिखाते हैं, चीजों के बारे में बताते हैं। उनका उद्देश्य बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है तथा उन्हें
स्वस्थ और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होता है, उन्हें सिखाना होता है चीज़ों के बारे में कि उन्हें मतलब मानसिक स्थिति में एक जो मनोवैज्ञानिक है वो मानसिक स्थिति को पढ़ता है, समझता है बच्चे की, जो जिस लैंग्वेज में बच्चे को समझाना चाहिए उसको समझकर उसे समझाया जाता है, उसी के अनुसार वातावरण को ढाला जाता है। विद्यालय में मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक छात्र अपनी पूरी क्षमता के अनुसार विकास कर सके, ताकि जो बच्चा है वो अपनी पूरी क्षमता में विकास कर सके। विद्यालय मनोवैज्ञानिक की प्रमुख भूमिका, यानी विद्यालय मनोवैज्ञानिक की क्या क्या भूमिकाएं होती है। सबसे पहला तो विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। सबसे पहला कार्य होता है कि उनके मन का मूल्यांकन करना, उनके विचारों का मूल्यांकन करना। विद्यालय मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों की बुद्धि, सीखने की क्षमता, व्यवहार और व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। इससे यह पता चलता है कि छात्र किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यानी सबसे पहले वो मन की स्थिति, बच्चे की उसकी बौद्धिक स्थिति, उसकी सीखने की क्षमता और उसके उसकी भावनाओं के बारे में समझता है कि उसे आखिर में किस चीज की आवश्यकता है या उसके अंदर किस चीज की रुचि अधिक है। परामर्श प्रदान करना। यदि कोई छात्र तनाव, चिंता, अवसाद, डर, गुस्सा, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे विद्यालय मनोविज्ञान उचित परामर्श देते हैं। यानी कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो किसी डिप्रेशन की स्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिकों का कार्य होता है उनको परामर्श देना, उनको सही गाइडेंस देना। सीखने में कठिनाई की पहचान। कुछ बच्चों को पढ़ने, लिखने, गणित सीखने में कठिनाई होती है। ये तो बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती है गणित की। विद्यालय मनोवैज्ञानिक ऐसी समस्याओं को पहचान कर विशेष सहायता और उपयुक्त शिक्षण विधि की सलाह देते हैं। यानी उचित शिक्षण विधियां बताई जाती है, सहायता की जाती है, जिससे कि बच्चों की जो कठिनाइयां हैं उनको सुलझाया जा सके। आगे है व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान। यदि किसी छात्र का व्यवहार अनुशासनहीन है या आक्रामक है, अत्यधिक शर्मीला हो, तो मनोवैज्ञानिक उसे व्यवहार को सुधारने के लिए योजना बनाता है और आवश्यक मार्गदर्शन देता है। यानी यदि कोई छात्र ऐसा है जिसका अनुशासन सही नहीं है, जिसको थोड़ा सा गुस्सैल है या ज्यादा शर्मीला है, तो मनोवैज्ञानिक उसे समाज में अपने आसपास के लोगों के साथ रहने का सही तरीका और सही मार्गदर्शन देते हैं। विद्यालय मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य, यानी क्या क्या प्रमुख कार्य उनके होते हैं। सबसे पहला होता है अभिभावकों को मार्गदर्शन देना। यानी जो अभिभावक है उनको समझाते हैं कि आपको अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अभिभावकों को बच्चे के विकास, अध्ययन की आदतें और व्यवहार सुधारने के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि वे घर पर भी बच्चों को सही सहायता कर सके। यानी जैसे मनोवैज्ञानिक है वो कुछ लिमिटेड समय के लिए बच्चों को सिखा सकता है, लेकिन जो अभिभावक है वो बच्चे के साथ लंबे समय तक रहते हैं। तो जो अभिभावकों को मार्गदर्शन इसीलिए दिया जाता है ताकि वो बच्चों को हर समय एक सही सहायता प्रदान कर सके। ठीक है। फिर शिक्षकों की सहायता करना। वह शिक्षकों को यह समझाने में मदद करता है कि अलग अलग विद्यार्थी को सीखने की शैली और आवश्यकताएं क्या होती हैं, उन्हें कैसे सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि हर बच्चे की, जैसे आप एक क्लासरूम में हैं तो उसमें कोई टॉपर भी होगा, कोई फेलियर भी होगा, तो यानी वो हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता है, शैली है, वो अलग अलग है और उसे पढ़ाने की जरूरत भी अलग अलग है। ये मनोवैज्ञानिक शिक्षकों को समझाते हैं, बताते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सहायता। दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण योजना तैयार करने में सहयोग करता है और उनकी प्रगति पर निगरानी रखता है। यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं, या फिर उन्हें विशेष या दिव्यांग होते हैं, या फिर उन्हें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए विशेष टीचर रखे जाते हैं, विशेष शिक्षक रखे जाते हैं, उनके लिए अलग नीतियां बनाई जाती है और उनकी निगरानी भी रखी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। विद्यालय में तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास, जीवन कौशल, सकारात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन पर कार्यक्रम आयोजित करता है। यानी विद्यालय जो है ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करता है, ऐसी योजनाएं बनाता है जिसके माध्यम से तनाव की स्थिति हो गई, आत्मविश्वास की स्थिति हो गई, जीवन कौशल की स्थिति होगी, इस पर उसकी सकारात्मक सोच बढ़ सके। आगे है संकट की स्थिति में सहायता। दुर्घटना, हिंसा, परीक्षा का तनाव या किसी अन्य कठिन परिस्थिति में विद्यार्थियों
को मानसिक सहायता या परामर्श प्रदान करना। यानी ऐसी स्थिति जहाँ जैसे कई बार बोर्ड की परीक्षा में बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर नौकरी जैसी परीक्षाओं में भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जैसे नीट का पेपर है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक उनकी मानसिक स्थिति को समझकर परामर्श देते हैं। महत्व क्या है वो पढ़ लेते हैं। विद्यालय मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, यानी उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बच्चों की मानसिक समस्याओं को समय पर पहचान कर उनका समाधान करते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास बढ़ता है, पढ़ाई में रुचि बढ़ती है और विद्यालय का वातावरण सकारात्मक रहता है। ऐसी स्थिति वो बनाते हैं जिससे बच्चे का जो आत्मसम्मान है वो बढ़े, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े, एक बहुत ही सकारात्मक ऑप्टिमिस्टिक वातावरण वो बनाने का ट्राई करते हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय मनोवैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, वह केवल विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षिक विकास को भी मजबूत बनाता है। यानी विद्यालय मनोवैज्ञानिक सिर्फ शिक्षा नहीं देता है, सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और उनकी शिक्षा का विकास करने में भी मदद करता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से वह स्वस्थ, सुरक्षित और सीखने के अनुकूल विद्यालयी वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी एक अच्छा और वातावरण और एक बेहतर भविष्य में ये बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चिंता और भय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों और किशोरों में अभिघात जात उत्तर तनाव विकार के संकेतों और लक्षणों पर चर्चा कीजिए। यानी चिंता क्या है, भय क्या है, इन दोनों के बीच अंतर बताना है, और बच्चे और किशोर पर इनका क्या लक्षण होते हैं, क्या संकेत होते हैं, उनके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। चिंता और भय दोनों सामान्य भावनाएं हैं जो व्यक्ति को खतरे से बचने में सहायता करती हैं, लेकिन जब ये भावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो ये दैनिक जीवन को भी प्रभावित करने लगती हैं। जब तक चिंता और भय मनुष्य के जीवन में है तब तक तो वो, अगर आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप चीज़ों को, जैसे एक छोटा बच्चा है, जब तक उसे ये डर नहीं होगा कि उसके नंबर कम आएंगे पेपर में, तब तक वो पढ़ाई में अपनी रुचि नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो डर ज़रूरत से ज़्यादा अधिक हो जाए, भावना बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए, तो वो हमारे दैनिक जीवन या हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। तब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसी दुर्घटना, हिंसा, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य दर्दनाक घटना के बाद बच्चे या किशोरों के अभिघात उत्तर तनाव विकार विकसित हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति जैसे नीट का पेपर है जिसको लेकर बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनका डर या चिंता एक होती है, पॉजिटिव वे में होती है, लेकिन जब वो एक नेगेटिव रूप ले लेती है, एक अधिक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, उसके बाद उसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। चिंता और भय के बीच अंतर। चिंता भविष्य में होने वाली संभावित समस्याओं का एक आशंका होती है कि ये हो सकता है, भविष्य में ये हो सकता है, ये एक हमारी ये संभावना होती है। इसका कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता है और चिंता लंबे समय तक बनी रहती है। यानी आपको आपके एग्जाम की चिंता है या किसी नौकरी की चिंता है, वो लंबे समय तक बनी रहती है। आगे है भय। भय वर्तमान में मौजूद वास्तविक खतरे की प्रतिक्रिया है। जैसे कि आपके सामने कोई खतरा है, आप उसको देख के डर रहे हैं, वो है। इसका कारण स्पष्ट और सामान्य सामने ही होता है, हमें दिखाई देता है, स्पष्ट होता है। और भय सामान्यतः खतरा समाप्त होने पर कम हो जाता है। यानी हालांकि चिंता लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन भय है जो वो कुछ समय बाद कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे की चिंता में व्यक्ति अधिक सोचता है, परेशान रहता है। उदाहरण के लिए परीक्षा की चिंता। वहीं भय में व्यक्ति तुरंत बचाव करने के प्रयास करता है। यानी चिंता में आप सोचते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जो भय होता है उस सिचुएशन में आप बचाव के रास्ते ढूंढते हैं कि इससे बचा कैसे जा सके। जैसे अचानक कुत्ते का हमला होकर आप डर जाएं तो स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे बचाव करेंगे, इसके बारे में। बच्चों और किशोरों में PTSD के संकेत और लक्षण। यानी बच्चों के अंदर क्या क्या लक्षण है उनके बारे में देखते हैं। दर्दनाक घटना को बार बार याद करना। यानी ऐसी घटनाएं जो किसी बच्चे के जीवन में जो छोटेपन में उसके साथ हुई है, उसे बार बार डराती हैं। जैसे घुटने में मोड़े, जैसे घुटने के जोड़े हैं वो डराते हैं। बुरे सपने हैं, कई बार ऐसा महसूस करना कि कोई घटना फिर से हो जाएगी। ये बच्चों के अंदर एक भय को उत्पन्न करते हैं। डर और चिंता
का बढ़ जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाना, हर समय असुरक्षित महसूस करना, अचानक तेज आवाज से डर जाना, घबरा जाना, ये बच्चों के अंदर दिखाई देता है। घटना से जुड़ी चीजों से बचना, जैसे उस स्थान या व्यक्ति या घटना की चर्चा से बचना, जैसे कि अगर कोई घटना आपके साथ हुई है, किसी तारीख को हुई है या फिर किसी स्थान पर हुई है, तो आप उस स्थान पर जाना पसंद नहीं करेंगे, आप उस जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे, उसे याद करना पसंद नहीं करेंगे। घटना की याद दिलाने वाली वस्तुओं को दूर रखना पसंद करेंगे, अपने अनुभव के बारे में बात नहीं करना पसंद करेंगे, यानी कभी भी उसके बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहेंगे। व्यवहार और भावनाओं में बदलाव, कई बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ जाएगा, उदासी, निराशा महसूस होने लगेगी। पहले पसंद आने वाली गतिविधियां अब उनमें रुचि कम हो जाएगी, यानी आप किसी चीज के प्रति पहले बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, पसंद करते थे, अब उसमें आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। दूसरों से दूरी और ज्यादा बढ़ने लगेगी, यानी व्यवहार में आपका बदलाव होने लगेगा। कुछ शारीरिक लक्षण जैसे नींद नहीं आएगी, बार बार जगते रहोगे, नींद नहीं आएगी, सिर में दर्द, पेट में दर्द की शिकायत, थकान, कमजोरी महसूस होने लगेगी। ध्यान और याददाश्त में भी कमी आएगी। इससे पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, स्कूल न जाने की इच्छा होती रहेगी, मित्रों और परिवारों से दूरी पड़ जाएगी, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। पीटीएसडी से बचाव और सहायता, बच्चों को सुरक्षित और सहयोगपूर्ण वातावरण देना चाहिए, उन्हें ऐसा वातावरण में रखना चाहिए कि उन्हें डरना नहीं है, उन्हें सहयोग में रहना है, उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए कि वो अंदर सोचते क्या है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचकर बार बार वो घबराते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पीटीएसडी से बचाव है, जैसे कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, परिवार और शिक्षकों का सहयोग मिलते रहना चाहिए, दिनचर्या पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, खेल कूद की तरफ बढ़ना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर एक साइकोलॉजिस्ट या फिर मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से परामर्श भी करना चाहिए। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। चिंता और भय दोनों अलग अलग भावनाएं हैं। भय वास्तविक खतरे की प्रतिक्रिया है, जबकि चिंता भविष्य की आशंका से जुड़ी होती है, यानी जहां भय हमें जो हमारे सामने स्पष्ट खतरा है उससे डराता है, और चिंता हमें लंबे समय तक परेशान करती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से। यदि किसी दर्दनाक घटना के बाद बच्चों और किशोरों में लंबे समय तक डर, बुरे सपने, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई से में कठिनाई, सामाजिक दूरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह पीटीएसडी का संकेत है, यानी अभिघातजनित उत्तर तनाव विकार का संकेत है। समय पर पहचान, परिवार का सहयोग और उचित उपचार से अधिकांश बच्चे किशोर सामान्य जीवन पे वापस लौट सकते हैं, यानी वो ठीक भी हो सकते हैं। उदाहरण आप नीट के पेपर या फिर कोई भी अगर आपने कभी न्यूज में देखा हो तो वो डाल सकते हैं। यानी सिचुएशन स्थिति ये है कि भय और चिंता की जो आपकी स्थिति है, इसके कुछ कारण निवारण दिए हुए हैं, और इसके निवारण के रूप में आप चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आंसर हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, फिर उसके बाद मुख्य बिंदु जिसमें आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर को, और लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष जो कि 4-5 लाइनों का होता है। इसी सीक्वेंस में अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को जो आपकी कॉपी है उसको देखकर बहुत मतलब लगेगा कि बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज है इसके बारे में। और साथ ही उन क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और लिमिटेड वर्ड्स का यूज करें। ऐसा ना हो पहले 2 या 3 क्वेश्चनों में आप इतना टाइम ले जाएं कि आगे ये क्वेश्चन आप कर ही ना पाए, और नंबर जो आपको मिल सकते थे वो भी आप खो दें। इसलिए लिमिटेड चीज़ों लिमिटेड वर्ड में कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और अच्छे से पेपर कीजिएगा। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में इंटरेस्टिंग या फिर कोई भी फीडबैक आप दे सकते हैं। बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपना फीडबैक देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।